Hello students, welcome back to the science class and lecture 2 of chapter 3. ठीक है, चैप्टर 3 पढ़े थे हम एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़े थे. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट वूल के बारे में कि वूल कहाँ से हमें मिलती है, ठीक है, और उसको कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है, शेयरिंग होती है, ठीक है, किस तरह से उससे हम कपड़े को बनाते हैं. तो वो सारी स्टेजेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में कि जो सिल्क के कपड़े होते हैं वो कैसे बनते हैं. ठीक है, तो सिल्क क्या है? सिल्क भी एक मटेरियल होता है. ये किससे मिलता है? हमें सिल्क वॉर्म से. सबको पता है कि सिल्क वॉर्म से मिलता है. ठीक है, सिल्क इज एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म. ये किससे मिलता है? हमें कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म. ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ दीज कोकून्स आर अनवाउंड केयरफुली टू मेक लॉन्ग थ्रेड्स. These threads are spun together to make them thicker and then woven to make silk. Raising silk forms for the production of raw silk is known as सेरिकल्चर. ठीक है, अब देखो सिल्क क्या होता है कि एक सिल्क फॉर्म जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इसकी एक लाइफ साइकिल होती है. ठीक है, तो जिससे हमें सिल्क मिलता है वो किससे मिलता है? हमें कोकून. जब वो कोकून स्टेज पर आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी कि ये कैसे पूरा इसका प्रोसेसिंग होती है, ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ऑफ सिल्क. सिल्क इज अ वैल्यूएबल फैब्रिक दैट सिंबलाइजेस वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. In earlier times, use of silk was reserved only for kings and monarchs. ठीक है, पहले के जमाने में क्या होता था कि हर कोई जो आम आदमी होता है, जैसे अपन लोग क्या करते थे, पहले सिल्क को यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत महंगा मिलता था. ठीक है, ये पहले राजा महाराजा और वो लोग इनको इनके लिए रखा जाता था. आपने देखा होगा कभी पुराने जो नाटक आते हैं, जो भी सीरियल्स आते हैं, उनमें रेशम का ऐसे वो कपड़ा वगैरह, उनकी जो पूरी बेडशीट होती है वो भी सिल्क की होती है, वो सब यूज किया जाता है. ठीक है, सिल्क के बारे में ये हम जानते हैं. द रोमन सोल्ड सिल्क फॉर इट्स वेट इन रुपीज. द चाइनीज सोने की कीमत में इसको हंस रख के बेचा करते थे. द चाइनीज हैव बीन यूजिंग सिल्क सिंस द 27th सेंचुरी BC. ठीक है, 27th सेंचुरी से चाइनीज इसको यूज कर रहे हैं. चाइना इज क्रिएटेड विद द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एट अराउंड 3000 BC. ठीक है, 3000 BC यानी 3000 ईसा पूर्व से पहले ही इन लोगों ने सबसे पहले सिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसने चाइना ने. द चाइनीज रिलीज द वैल्यू ऑफ द ब्यूटीफुल मटेरियल दे वर प्रोड्यूसिंग एंड केप्ट इट्स सीक्रेट सेफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मोर देन 30 सेंचुरीज. ठीक है, 30 सेंचुरी से ज्यादा तक इन्होंने क्या करा, चाइना वालों ने इसका जो प्रोसेसिंग होती थी सिल्क की प्रोडक्शन की, उसको छुपा के रखा था पूरी दुनिया से. किसी को नहीं पता था कि इसका सीक्रेट से उन्हीं के पास था कि कैसे बनता है. ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि सिल्क एक्चुअल में बनता कैसे है, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है. इसमें कुछ प्रोसेस होता है. देखिए इसमें दिया हुआ है आपको चैप्टर पेज नंबर 35 पे देखना लाइफ साइकिल. इसमें ये आपको दिख रहा है ये डायग्राम इसके अंदर दिया हुआ है. सबसे पहले क्या होता है? सिल्क मोथ. ठीक है, सिल्क मोथ ये क्या होता है? फीमेल जो होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सिल्क का कीड़ा होता है. ठीक है, सिल्क वॉर्म जो होता है, तो ये फीमेल जो होता है, इसको क्या कि ये एक मलबेरी वाली एक लीफ होती है, मलबेरी नाम से एक लीफ होती है. उस लीफ के ऊपर ये अपने अंडों को क्या करती है? हैच करवाया जाता है इससे. ठीक है, ये क्या करती है? इस पे, ठीक है, अंडे देती है. इस लीफ के ऊपर ये अंडे देती है. फिर जब ये अंडे हैच होते हैं, ठीक है, तो जब ये अंडों से जब ये लार्वा निकलता है, जब ये अंडे हैच होते हैं तो इससे लार्वा निकलता है. फिर इस लार्वा पर ये लार्वा बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है, कीट होते हैं. तो ये क्या करते हैं? इस पत्ती को खाते जाते हैं. इसको खा पाके इतना खाते हैं कि बहुत मोटे होते हैं और अपने ऊपर पूरी के लेयर बना लेते हैं, सिल्क की एक लेयर बना लेते हैं अपने ऊपर. मतलब एक कीड़ा अंदर रह जाता है और इसके ऊपर पूरी एक मोटी सी लेयर बन जाती है सिल्क की. इसको बोला जाता है कोकून. इसको क्या बोला जाता है? कोकून बोला जाता है. इसी कोकून से हमें सिल्क मिलता है, तो इसको हम प्यूपा भी बोलते हैं. जिसकी ये देखो, ये जो है ना, ये जो है इसके ऊपर के ये सिल्क फॉर्म था, इसके ऊपर पूरे के ऊपर एक लेयर बनती गई सिल्क की और ये इस फॉर्म में आ गया, बहुत मोटा सा ये हो जाता है. फिर जब इसके अंदर हम देखते हैं तो ये लार्वा इसके अंदर रह गया और उसके ऊपर एक पूरी लेयर बन गई. ठीक है, और इस लेयर को जब हटाया जाता है, ठीक है, बहुत ही इसको सावधानी से हटाया जाता है. इस लेयर को ऐसे काट के ऊपर से निकाला जाता है और जो अंदर ये होता है इससे फिर वापस से सिल्क वॉर्म बनता है. ठीक है, फिर से जब ये क्या करता है, इसमें इसके लीफ के ऊपर इसको रखा जाता है, जब ये अंडा, ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल है. ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में. सबसे पहले एग क्या होता है? फर्स्ट स्टेज होती है सिल्क वॉर्म्स की. सिल्क वॉर्म्स लाइफ साइकिल की फर्स्ट स्टेज होती है. द फीमेल मोथ लेज इट्स एग ड्यूरिंग द समर. ठीक है, कब देती है अपने अंडे?
फीमेल मोथ जो होती है वो समर में अपने अंडे देती है। द एग हैच इन स्प्रिंग, और प्री स्प्रिंग सीजन आते आते इसके अंडे हैच होते हैं, टूटते हैं, उसके अंदर से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। लार्वा क्या होता है, द एग्स हैच इनटू लार्वा और कैटरपिलर्स, छोटे छोटे कैटरपिलर्स की फॉर्म में ये निकलते हैं। इसमें लार्वा स्टेज दी हुई है, ये जब अंडे हैच होते हैं ये समर में अंडे देती है और फिर ये स्प्रिंग सीजन में ये हैच होके इनसे लार्वा निकलता है, ठीक है। तो दिस स्टेज लास्ट फॉर अबाउट 27 डेज, 27 स्टेज के बाद में ये आती है, ठीक है। लार्वा, द एग्स हैच इनटू लार्वा और कैटरपिलर्स व्हिच फीड ऑन टेंडर मलबेरी लीव्स, ठीक है। किस पे हैच होते हैं ये, टेंडर जो मलबेरी लीव्स होती है उसके ऊपर, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो कीट होते हैं ये सिर्फ मलबेरी लीव्स को ही खाते हैं। दिस स्टेज लास्ट अबाउट 27 days एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द लार्वा शेड देयर स्किन 4 times, ठीक है। तब तक ये अपनी स्किन को कितनी बार शेड कर चुके होते हैं, 4 बार, ठीक है। 4 बार के ऊपर वो स्किन बन चुकी होती है। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द स्किन इज नोन एज मोल्टिंग, इसको क्या कहा जाता है, मोल्टिंग। फिर प्यूपा, नेक्स्ट स्टेज आती है कोकून या प्यूपा। प्यूपा क्या होता है, द कैटरपिलर स्पिन्स फाइन सिल्क फिलामेंट अराउंड इट इन लेयर्स टू फॉर्म अ कोकून, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जब ये इसको खाते जाते हैं, इस लीफ को खा के इतने मोटे होते हैं कि अपने ऊपर पूरी एक लेयर बना देते हैं सिल्क की, जिसे हम बोलते हैं कोकून। Silk threads are obtained from the cocoon. The color of the cocoon can range from white to golden yellow. इसका कलर क्या होता है कोकून का, व्हाइट से गोल्डन येलो तक का कलर इसका होता है। सिल्क मोथ, द प्यूपा चेंजेस इनटू अ मोथ, ठीक है। प्यूपा किसमें बदल जाता है, मोथ में बदल जाता है, सिल्क मोथ में। विच कम्स आउट ऑफ द कोकून, ठीक है। कोकून की जो पतली सी लेयर को हल्की सी ब्लेड से उसको ऊपर की लेयर हटा दी जाती है, जैसे अंडे से ऊपर का छिलका निकलता है उसी तरह की लेयर निकल जाती है, अंदर से जो कीड़ा निकलता है फिर वो क्या बन जाता है, सिल्क वॉर्म या सिल्क मोथ। द फीमेल एडल्ट्स लेज एग एंड द साइकिल कंटिन्यूज, और फिर जो फीमेल एडल्ट्स होते हैं, जो फीमेल सिल्क मोथ होता है वो क्या करता है, फिर से अंडे निकालता है, अंडे देता है और फिर वही साइकिल कंटिन्यू होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। अब सिल्क कैसे बनाया जाता है, क्योंकि कोकून तो हमें मिल गया, लेकिन कोकून को सिल्क में कैसे बदला जाता है उसके बारे में देखेंगे। द कोकून्स आर ऑब्टेन्ड बिफोर द लार्वा मैच्योर बाय डिपिंग द कोकून्स इन हॉट वाटर। ये जो हमें ऊपर की लेयर, मोटी सी जो लेयर मिलती है कोकून से, उसको जो गर्म पानी होता है हॉट वाटर में, इसको डिप किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क थ्रेड्स बाय सोकिंग कोकून्स इनटू हॉट वाटर इज कॉल्ड रीलिंग और पिलेचर, ठीक है। इस प्रोसेस को जब उसको हॉट वाटर में डाला जाता है तो उससे थ्रेड, बहुत बड़े बड़े से ऐसे लंबे लंबे थ्रेड निकलते हैं सिल्क के, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीलिंग और फिलेचर। सेपरेटेड फिलामेंट्स फ्रॉम 4 to 8 कोकून स्लाइडली ट्विस्टेड टू क्रिएट अ सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेपरेट फिलामेंट्स फ्रॉम 4 to 8, 4 से लेके 8 तक के कोकून्स को स्लाइडली ट्विस्ट किया जाता है, जो भी इनसे निकलता है उसको ट्विस्ट किया जाता है एक सिंगल थ्रेड स्ट्रैंड बनाने के लिए। मैनी स्ट्रैंड टुगेदर कंटिन्यूज अ सिल्क यार्न, और बहुत सारे स्ट्रैंड मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा एक सिल्क यार्न, एक लंबा धागा सिल्क का बनाते हैं। These strands are then spun into silk cloth by weavers, और weavers क्या करते हैं, इसको सिल्क क्लॉथ में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इन स्ट्रैंड्स को, सिल्क स्ट्रैंड्स को लेते हैं, यानी सिल्क के धागे को लेके इससे पूरा का पूरा कपड़ा बना देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, सिल्क की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, टेक्सचर, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी टेक्सचर, इट इज सॉफ्ट, स्मूथ एंड लस्ट्रस। कैसा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, लस्ट्रस होता है। स्ट्रेंथ कैसी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, सबसे स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर, बहुत आसानी से नहीं टूटता, हमको क्या चीज उसे यूज करना पड़ता है, ठीक है। आप इसको हाथ से तोड़ने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल से टूटेगा, नहीं टूटेगा ये। एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द सिल्क फैब्रिक मेक्स कंफर्टेबल अपैरल इवन फॉर वार्मर एटमोस्फियर, ठीक है। जो गर्म एटमोस्फियर होता है उसमें भी क्या करता है, कंफर्टेबल रहता है, ठीक है, क्योंकि क्या करता है, मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करके रखता है। इंसुलेटिंग नेचर, इट इज कूल टू वियर इन द समर एंड वार्म टू यूज इन विंटर, ठीक है। समर में तो ये इसका फैब्रिक कैसा होता है, गर्मियों में हमें ठंडक देता है और सर्दियों में गर्म लगता है, ठीक है, दोनों के अकॉर्डिंग ही कंफर्टेबल रहता है। क्लीनलीनेस एंड वॉशेबिलिटी, सिल्क फैब्रिक डज नॉट अट्रैक्ट डर्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्मूथ सरफेस, इसकी सरफेस बहुत स्मूथ होता है, अपने सिल्क के कपड़े देखोगे कितने स्मूथ होते हैं, तो वो इजीली डस्ट को कैच नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, डस्ट को रिमूव कर देते हैं। क्वालिटी ऑफ सिल्क, द क्वालिटी ऑफ सिल्क फैब्रिक डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स सच एज द टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म, क्वालिटी ऑफ मलबेरी लीव्स fed to the silkworm, selection of cocoons, weaving and finishing of the silk thread, ठीक है। सिल्क की क्वालिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है,
ये डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म किस टाइप का है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ मलबेरी लीव्स फैड टू द सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म को जो मलबेरी लीव्स खिलाई जाती हैं वो लीव्स की क्वालिटी क्या है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ कोकून्स, जो कोकून्स उनसे निकलता है उसका सिलेक्शन किस तरह का, मतलब कोकून्स किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है। वीविंग एंड फिनिशिंग ऑफ द सिल्क थ्रेड, और सिल्क थ्रेड जो हमें मिलता है उसकी वीविंग और फिनिशिंग कितनी अच्छे से की गई है, इन सभी चीजों पर सिल्क की क्वालिटी डिपेंड करती है, ठीक है। लेट अस सी हाउ नेचुरल वूल एंड सिल्क फाइबर्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बाय परफॉर्मिंग अ फ्लेम टेस्ट। तो इसमें अब ये एक्टिविटीज को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हेल्थ हजार्ड्स। यस, हेल्थ हजार्ड्स क्या होते हैं कि इससे, इन सब चीजों से जो भी प्रोसेसिंग इसकी की जाती है सिल्क के लिए, वूल के लिए, इनसे हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेल्थ हजार्ड से वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द वूल एंड सिल्क इंडस्ट्रीज ऑफन सफर फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। बहुत सारी चीजों से उनको सफर करते हैं वो लोग, वो क्या क्या है, दीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। ये जो ऑक्यूपेशन है इसका, सिल्क और वूल इंडस्ट्रीज का, इनसे होने वाली बीमारियों को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। Health risk or health problems can be associated with substances used at work, tension generated by the work, adverse conditions prevailing in the work site, and chances of contact with disease causing germs, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे जर्म्स भी होते हैं, ठीक है। जानवर अगर किसी चीज से इन्फेक्टेड है और उसकी वूल को अगर आप हाथ में ले रहे हो तो आपके हाथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, ठीक है। वो बैक्टीरिया आपके अंदर पेनिट्रेट हो सकता है, तो हम इनहेल करते हैं तो हमारी नाक के थ्रू अंदर जा सकता है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स ऑफ वूल इंडस्ट्री, वूल इंडस्ट्री के क्या क्या ऑक्यूपेशनल हजार्ड होते हैं, सॉर्टर्स डिजीज या एंथ्राक्स। इसमें एक बीमारी होती है सॉर्टर्स डिजीज जिसको हम बोलते हैं, या फिर इसे हम बोलते हैं एंथ्राक्स। इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, ये इन्फेक्शन से होती है, कॉज बाय बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया है वो, बैसिलस एंथ्रासिस, विच इज प्रेजेंट इन द फ्लीस ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, ठीक है। जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं, किसी चीज का अगर इन्फेक्शन है एनिमल में, शिप में या जिससे हम वूल निकालते हैं, उस टाइम पे अगर उसमें वो इन्फेक्शन है तो वो बैक्टीरिया उसकी वूल में भी आएगा, और जो भी उसकी रेयरिंग कर रहा है, ठीक है, उसके बालों को हटा रहा है, वो बैक्टीरिया उसके अंदर भी आ जाएगा। इट कॉजेज सीवियर ब्लड इन्फेक्शन, इससे क्या होता है, सीवियर ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। Laborers that sort fleas are at maximum risk of getting infected by this disease, ठीक है। जो भी फ्लीसिंग करते हैं, ठीक है, सॉर्टेड फ्लीसिंग जो करते हैं वो उन लेबरर्स को इसके ज्यादा चांसेस होते हैं, इस बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज या एंथ्राक्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सेकंड डिजीज होती है एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन के बारे में हम सभी को पता है, सबको किसी को किसी ना किसी चीज से एलर्जी होती है, तो वो क्या होता है, are other occupational hazard. Laborers may have allergic skin reaction such as irritation of the skin and eyes, ठीक है। स्किन में या फिर आइज में इरिटेशन हो सकती है, जलन हो सकती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी एलर्जी, रेस्पिरेटरी एलर्जी मतलब सांस लेने में जो एलर्जी होती है, उससे क्या होता है, एलर्जी ऑफ द लंग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ एयरवेज, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे अंदर जाएगी, वो बैक्टीरिया भी उससे हमारे अंदर जा सकते हैं। अरेजेस फ्रॉम इनहेल्ड एयर, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। अब सिल्क इंडस्ट्री के क्या क्या ऑक्यूपेशनल हजार्ड होते हैं, तो देखो, वेरियस केमिकल्स यूज्ड फॉर डिग्रीजिंग, डिसइंफेक्टिंग, ब्लीचिंग एंड डाइंग सिल्क कॉज इरिटेशन ऑफ द आईज एंड स्किन। मोरओवर वर्कर्स हैंडलिंग रॉ सिल्क में गेट एलर्जिक स्किन रिएक्शन, ठीक है। बहुत सारे जो केमिकल यूज किए जाते हैं इसकी डिग्रीजिंग में, ठीक है, जो बनता है कोकून, उसकी डिग्रीजिंग की जाती है, तो उससे बहुत सारे केमिकल्स उसमें यूज किए जाते हैं, उससे डिसइंफेक्टिंग, ब्लीचिंग, डाइंग, ये सारी चीजें जो होती है, ब्लीच किया जाता है उनको, फिर उसको डाई किया जाता है, तो इन सभी के लिए हम क्या यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं। इससे क्या होता है, इरिटेशन ऑफ आईज और स्किन। मोरओवर वर्कर्स हैंडलिंग रॉ सिल्क में गेट एलर्जिक स्किन रिएक्शन, और जो रॉ सिल्क को अपने हाथ में लेते हैं, ठीक है, कच्चे सिल्क को, जब तक वो पूरा पका हुआ नहीं होता है, उससे ज्यादा चांसेस होते हैं रिएक्शन होने के। The scales of the moth and silk fiber protein can initiate asthma, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो मोथ या जो सिल्क फाइबर होता है उसमें प्रोटीन होता है, उससे क्या होता है, इनिशिएट करने, उससे क्या होता है, अस्थमा होने के चांसेस भी होते हैं। कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट विद हॉट वाटर यूज्ड इन रीलिंग ऑफ सिल्क में टर्न द स्किन ऑफ द हैंड सॉफ्ट एंड कैन कॉज बर्न्स एंड स्कैल्ड। गर्म पानी जब इसमें यूज किया जाता है सिल्क बनाने के लिए, हॉट वाटर में जब उसको डाला जाता है
तो कंटिन्यूस अगर हम यूज करेंगे हॉट वाटर का तो हाथ बार बार उसके अंदर जाएगा गर्म पानी में, तो स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट होगी तो बर्निंग के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है। Many of the dyes that are used to color silk are easily absorbed by our digestive system। ठीक है, जो कलर्स इसमें यूज किए जाते हैं वो इजीली क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब इनहेल करते हैं तो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, और उससे हमें हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। Such conditions can be prevented by using less dangerous chemicals। ठीक है, कैसे हम इन चीजों से बच सकते हैं, इन प्रॉब्लम से, बीमारियों से बचने के क्या क्या तरीके हैं, तो वो हम लेस डेंजरस केमिकल्स अगर हम यूज करें, जिसमें ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल ना हो, ऐसे केमिकल्स को यूज करना चाहिए। हैविंग प्रॉपर एक्सॉट एंड वेंटिलेशन, जहाँ पर भी ये काम किया जा रहा है वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, और जो भी उनसे निकल रही है गैसेस निकल रही है उनको एग्जॉस्ट करने के लिए प्रॉपर उसमें कंडीशंस दी होनी चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, खुद को बचाने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमें यूज करने चाहिए। जैसे हम मास्क यूज करते हैं इसी तरह से उसमें भी हमें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए। गुड वॉशिंग फैसिलिटीज, ठीक है, वॉशिंग के लिए फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, इंक्लूडिंग शावर बाथ वेयर प्रैक्टिकेबल। ठीक है, जहाँ पर भी ये सब हो रहा है वहाँ पर शावर बाथ के लिए भी इनको प्रोवाइड कराया जाना चाहिए वर्कर्स को। एंड स्ट्रिक्ट पर्सनल हाइजीन, और पर्सनल हाइजीन तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए। जैसे अभी मास्क कंपल्सरी किया हुआ है ऐसे ही पर्सनल हाइजीन भी क्या होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए। थैंक यू। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको मैं बुक वर्क और पीडीएफ सेंड करूंगी क्वेश्चन आंसर्स की, वो सब क्वेश्चन आंसर्स आपको फेयर कॉपी में करना है। ठीक है, थैंक यू।